यह घटना साल 2007 की है, जब दिल्ली में रहने वाले एक पति पत्नी के बीच गंभीर विवाद हो जाता है। मामला इतना बिगड़ता है कि पति पत्नी और बेटे को छोड़कर अपनी सारी कमाई और संपत्ति पत्नी के नाम कर देता है और दिल्ली छोड़ देता है। वह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डोईवाला इलाके में जाकर नई जिंदगी शुरू करता है। वहाँ उसने नया व्यापार खड़ा किया और मेहनत से उसे लगातार सफलता भी मिलती रही। इस दौरान उसकी मुलाकात उससे करीब 20 साल छोटी एक लड़की से होती है और धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे से बेहद करीब आ जाते हैं। दोनों लिव इन में रहने लगते हैं और कुछ समय बाद शादी कर लेते हैं। जिंदगी अब सामान्य चलने लगती है। साल 2025 तक आते आते उस व्यक्ति की उम्र 55 साल की हो चुकी थी, जबकि उसकी पत्नी महज 34 साल की थी। इस उम्र के फासलों के बीच उसकी पत्नी की जिंदगी में एक नया युवक आता है। दोनों के बीच गहरा रिश्ता बनता है और इतना गहरा कि एक दिन एक खौफनाक कत्ल हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कत्ल सिर्फ प्यार की वजह से हुआ था या इसके पीछे कोई और भी वजह छुपी थी? तो चलिए सच की परतें खोलते हैं परत दर परत। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी में। यह सच्ची घटना उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की है। कोटद्वार चौकी के पास नेशनल हाईवे पर 5वें मील के करीब 5 जून 2025 को एक डेड बॉडी मिलती, जो काफ़ी खराब हालत में थी। उस दिन जब लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें बेहद तेज दुर्गंध महसूस हुई। पास जाकर देखा तो उन्हें झाड़ियों में एक शरीर पड़ा नजर आया। उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को कॉल कर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता। शुरुआती जांच में लग रहा था कि यह मौत किसी सड़क हादसे का नतीजा हो सकती है, लेकिन पहचान करना मुश्किल था क्योंकि बॉडी जो है काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी थी। पुलिस ने अखबारों में खबर छपवाई, आसपास के थानों में जानकारी भेजी और मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो पा रही थी। कुछ दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस हैरान रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक यह सामान्य एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसमें गहरे साजिश की आशंका थी। शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोट के निशान थे, जैसे किसी भारी वस्तु से वार किया गया हो। बॉडी की हालत देखकर यह साफ लग रहा था कि यह एक साजिश के तहत हुई संदिग्ध मौत है। पुलिस ने जांच की दिशा बदलते हुए आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। जिले के एसपी ने स्पष्ट आदेश दिए कि इस मामले में पूरी तह तक जाया जाए। जांच के दौरान एक SUV 500 गाड़ी नजर आई, जो 2 जून 2025 की शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच दुगड्डा चौकी क्षेत्र में दाखिल तो हुई थी और बिना किसी रुकावट के वापस चली गई। यह गाड़ी किसी स्थानीय घर के पास नहीं रुकी थी, जिससे पुलिस को शक हुआ कि शायद इसी गाड़ी के जरिए डेड बॉडी यहां लाई गई थी और फेंकी गई थी। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस किया गया। पता चला कि वह दिल्ली बसंत कुंज रजोकरी इलाके के रहने वाले रविंद्र सिंह के नाम पर है। रविंद्र एक कारोबारी था जो हाल में ही आर्थिक संकट में फंसा हुआ था। 18 लाख का चेक बाउंस होने के बाद उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी थी और घर वालों को कहकर फरार हो चुका था। उसने मोबाइल भी बंद रखा था। जब पुलिस ने परिवार से संपर्क किया और डेड बॉडी के बारे में बताया तो शुरुआत में उन्हें शक हुआ कि पुलिस उन्हें झांसे में लेकर रविंद्र को पकड़ना चाह रही है, लेकिन लगातार समझाने पर रविंद्र का भाई राजेश पुलिस से मिलने पहुंचा। जब पुलिस ने उसे तस्वीर दिखाई तो उसने तुरंत पहचान लिया कि यह उसका ही भाई रविंद्र सिंह है। चूंकि 72 घंटे तक कोई पहचान न पाने की वजह से पुलिस ने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करवा दिया था। इसके बाद जब CCTV फुटेज से मिली एक महिला की तस्वीर राजेश को दिखाई गई तो उसने पहचान लिया यह महिला रविंद्र की दूसरी पत्नी थी। बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ ले लिया। अब पुलिस को शक है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान्ड क्राइम था। अब पुलिस यह जानने की कोशिश में जुटी कि आखिर रविंद्र की जिंदगी का अंत क्यों और कैसे हुआ और इस पूरी कहानी के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा था। पुलिस जांच आगे बढ़ाती और एक नाम सामने आता है, रीना सिंधु, उम्र लगभग 33 से 34 साल। रीना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के C551 रामगंगा विहार सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। पुलिस ने जब वहां दबिश दी तो वह मौके पर ही पकड़ी गई। रीना को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन शुरुआत में वो पुलिस को गुमराह करती रही, अलग अलग कहानियां सुनाती रही। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से अपने तरीके से पूछताछ की तो रीना ने आखिरकार सच्चाई कबूल की। उसने बताया कि साल 2007 में रविंद्र सिंह का अपनी पत्नी
आशा से पारिवारिक विवाद हुआ था। इसके बाद वह सब कुछ छोड़कर देहरादून के डोईवाला इलाके में रहने लगा। उस वक्त रीना की उम्र करीब 17 से 18 साल थी और वह वहीं किराए पर रह रही थी। यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर एक गहरा रिश्ता बन गया। कुछ समय लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2011 में उन्होंने अपनी सहमति से शादी कर ली। रीना मुरादाबाद की रहने वाली थी, इसलिए बाद में रविंद्र ने वहीं रामगंगा विहार में एक मकान खरीदकर उसे गिफ्ट कर दिया। 3 मंजिला यह मकान आज भी करीब 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की वैल्यू का बताया जाता है। रविंद्र का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से वह हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी जैसे राज्य में लगातार घूमता रहता था। वह हफ्ते में 1-2 बार ही रीना से मिलने आता था। शादी के बाद दोनों की एक बेटी भी हुई और सब कुछ सामान्य लग रहा था। इसी बीच रीना ने फिजियोथेरेपी का कोर्स किया और उसी मकान में ग्राउंड फ्लोर पर फिजियोथेरेपी का काम शुरू कर दिया। साथ ही उसने एक यूनिसेक्स सैलून खोला, जिससे अच्छी खासी कमाई होने लगी। इसी सैलून और क्लिनिक में एक युवक का आना जाना शुरू हुआ। नाम था पारितोष, जो कि नगीना बिजनौर यूपी के सराय पुटनी गांव का रहने वाला था। पारितोष और रीना के बीच मुलाकात बढ़ने लगी। दोस्ती धीरे धीरे नज़दीकियां रिश्ते में बदल गई। रविंद्र सिंह के कम आने जाने की वजह से रीना और पारितोष के बीच एक गैर पारंपरिक रिश्ता भी बन गया। वे एक दूसरे के साथ इस हद तक जुड़ गए थे कि कभी कभी पति पत्नी की तरह रहने लगे। रीना की बेटी भी थी, लेकिन इस रिश्ते का उस पर कोई असर नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी ओर दिसंबर 2024 में रविंद्र के ऊपर आर्थिक संकट और कर्ज का दबाव बढ़ने लगा। उसका बिजनेस ठप हो चुका था, मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा था। उसने एक पार्टी को 18 लाख रुपए का चेक दिया था, लेकिन बैंक में बैलेंस न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। नतीजन उस पार्टी ने कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस लगातार रविंद्र की तलाश में थी। वह इधर उधर छुपता फिर रहा था, मोबाइल बंद कर चुका था और जहां जगह मिल रही थी वहीं रात गुजार रहा था। उसी दौरान वह रीना के पास आया और बोला, रीना, जब तक जिंदगी है तब तक रास्ते हैं। मैं इस मकान को बेचना चाहता हूं ताकि कर्ज उतार सकूं और बिजनेस नए तरीके से दोबारा शुरू कर सकूं। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जैसे ही रविंद्र ने मकान बेचने की बात करी, रीना घबरा गई। उसे डर था कि अगर यह मकान बिक गया तो उसकी फिजियोथेरेपी क्लिनिक और यूनिसेक्स सैलून दोनों बंद हो जाएंगे। उसकी आय का पूरा स्रोत खत्म हो जाएगा। मकान उसके नाम पर ज्वाइंट रूप में रजिस्टर्ड था, इसलिए रीना नहीं चाहती थी कि इसे बेचा जाए। लेकिन रविंद्र इसे किसी भी कीमत पर बेचना चाहता था, क्योंकि वह कर्ज में डूबा हुआ था। रविंद्र लगातार पुलिस से बच रहा था। उसका मोबाइल स्विच ऑफ रहता था, लेकिन कभी कभी किसी परिचित के फ़ोन से रीना या अपने घर वालों को कॉल कर लिया करता था। ऐसे ही एक बातचीत में रीना ने उससे कहा कि वह उसके लिए एक सुरक्षित जगह की व्यवस्था कर सकती है, खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब रविंद्र ने पूछा कि उसे क्या करना होगा, तो रीना ने उसे उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना कस्बे के सराय पुटनी गांव जाने को कहा, जहां उसका एक परिचित युवक रहता था। तारीख थी 31 मई 2025। रविंद्र वहां पहुंचा। अगली ही सुबह यानी 1 जून 2025 को रीना भी वहां पहुंच गए। उसने उस युवक को, जो पहले फिजियोथेरेपी के लिए क्लिनिक पर आया करता था, एक ऑफर दिया। उसने कहा, अगर तुम मेरी एक मदद कर दो तो मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हें 1 लाख रुपए भी दूंगा। युवक लालच में आ गया। उसने रविंद्र को अपने घर बुलाया। अपने ही घर पर बिठाकर रविंद्र सिंह को खूब शराब पिलाता है। जब वह शराब के नशे में चूर हो जाता है और विरोध करने की स्थिति में नहीं होता है, तब रीना सिंधु ने उसके हाथ पैर पकड़े। फिर उसका प्रेमी पारितोष फबाड़ा उठाकर एक के बाद एक वार करने लगा और तब तक मारता है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उस दिन रविंद्र की हालत बेहद कमज़ोर थी और उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। उसके बाद जब ये दोनों सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने प्लान किया कि बॉडी को कहीं दूर फेंका जाए। पहले उन्होंने उसे रामगंगा बिहार की तरफ ले जाने की योजना बनाई, लेकिन बाद में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के दुगड्डा चौकी, जो कि नेशनल हाईवे पर 5वें मील के पास स्थित है,
वहां ले गए और 2 जून 2025 के शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच जंगल के एक गहरे हिस्से में बॉडी को फेंक दिया। उन्हें लगा था कि यह शरीर कभी नहीं मिलेगा और मिल भी गया तो उसकी पहचान नहीं हो पाएगी, लेकिन जब पुलिस को सूचना मिली और पोस्टमार्टम कराया गया तो बॉडी पर मिले निशानों ने कहानी को पूरी तरह पलट दिया। विशेषज्ञों ने स्पष्ट कर दिया कि यह एक सामान्य हादसा नहीं बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश के तहत इसकी मौत दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लिया। पूछताछ, लोकेशन ट्रेसिंग और सीसीटीवी फुटेज के जरिए 21 जून 2025 को रीना सिंधु और उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो रीना ने बताया कि वो एक लग्जरी लाइफ जी रही थी। सोशल मीडिया पर उसके 11,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। वह नहीं चाहती थी कि उसका कमाई का जरिया और सोशल स्टेटस खत्म हो जाए। रीना ने यह भी कहा कि रविंद्र उससे उम्र में काफ़ी बड़ा था और अब उसे उस रिश्ते में कोई आकर्षण महसूस नहीं हो रहा था। वहीं उनकी जान पहचान और वो सुकून और सहारा दे रही थी जिसकी वह तलाश में थी। इसके लिए उसने एक खतरनाक फैसला लिया। आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया और दोनों आरोपी को जेल भेज दिया। जब यह घटना सामने आई तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सब कुछ छोड़कर एक महिला को 3 मंजिला आलीशान मकान तक गिफ्ट दिया, जब खुद संकट में आया तो उसे वही महिला साथ छोड़ गई, बल्कि उसने उसकी ज़िंदगी ही छीन ली। यह घटना समाज में रिश्तों की सच्चाई को उजागर करती और एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या कोई रिश्ता इतना कमज़ोर हो जाता है कि सुविधा खत्म होती ही उसका अंत हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।